नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन अल्फा प्लस हमारे यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हम आपको भारत का इतिहास कब, कहाँ और कैसे, इससे रिलेटेड हम आपको एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे। इसी बेस्ड आपको पूरे इतिहास की जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा और इसका आनंद लीजिएगा। पहला क्या है कि इतिहास क्या है। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि इतिहास है क्या। तो इतिहास जो है बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने का एक साधन है। जो आज से पहले जो है समय बीत गया है, उस बीते हुए समय और उस समय के लोगों को आपको कैसे समझेंगे, वो समझने का इतिहास है। इतिहास क्या है, ये प्रश्न कभी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न ये है कि हज़ारों साल पहले के लोगों के बारे में हमें कैसे पता चला। तो समाचार पत्र से, कि मोबाइल से, कि टीवी से। तो मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियार और औजारों से ही हमें जो है कि हज़ारों साल पहले लोगों के बारे में पता चला कि उस समय के लोग किस तरह से जीवन यापन करते थे, उनके जीवन में क्या क्या चीज़ें थी, किस तरह से जो है अपने अपने जीवन को चलाते थे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमको खुदाई से प्राप्त हुई। पता चला कि उस समय के लोग क्या क्या करते थे। प्राचीन वस्तुओं को ज़मीन खोद कर निकालने और पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। यानी आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, यानी पुरातत्ववेत्ता जो होते हैं, विद्वान होते हैं, पुरातत्व विद्वान कहलाते हैं। जो पुरानी चीज़ों पर अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्व विद्वान कहते हैं। ये शुद्ध शब्द है, पुरातत्ववेत्ता। फिर नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। वह समय जिसके लिए कोई दिया हुआ समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिलती, उसे क्या कहते हैं। तो भैया प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा कालखंड है जिसके लिए कोई लिखित सामग्री हमारे पास उपस्थित नहीं है। और जब से लिखित सामग्री हमारे पास उपस्थित होने लगी, उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल नहीं बल्कि ऐतिहासिक काल यानी ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी उसी को इतिहास कहते हैं, यानी ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जिस समय के लिए हमारे पास कोई लिखित सामग्री नहीं थी, यानी मानव के पास लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था, तो उस टाइम पीरियड को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है, वह समय जिसका लिखित सच मिला है पर पढ़ा नहीं जा सका, उसे क्या कहते हैं। तो उसको जो है कि प्रोटो ऐतिहासिक काल कहते हैं। याद रखना, वह समय जिस समय में लिखित सच नहीं था वह प्रागैतिहासिक काल था, प्रागैतिहासिक काल था। और वह समय जिस समय लिखित लिपियां तो डेवलप हो गई थी। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में लिपियां थी, अच्छी थी, बढ़िया लेवल की लिपि थी, लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए। तो वो सब प्रागैतिहासिक काल में ही आएगा। लेकिन वह समय जब लिखित सच था और उसे पढ़ा नहीं जा सका, सॉरी वो समय जो लिखित सच मिला पर पढ़ा नहीं जा सका, तो ये है सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसको प्रोटो ऐतिहासिक कहते हैं। और वह सभ्यता जिसमें लिखित सामग्री नहीं मिलती है, बिल्कुल नहीं मिलती है, केवल हम साक्ष्यों के आधार पे उसके बारे में समझते हैं, वो है प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में मोटी मोटा आप समझ लेना कि लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। उस समय की जो वस्तुएं मिली थी मानव के साथ, उनके आधार पर हम जो है कि अध्ययन करते हैं, उसके इतिहास को लिखते हैं। लेकिन वह समय जब आ गया जब लिखित साक्ष्य था लेकिन हम फिर भी नहीं पढ़ पाए, तो वो था आपका प्रोटो ऐतिहासिक, यानी 5वां प्रश्न। 6वां प्रश्न आपको ये पूछ रहा है कि वह काल जिसमें लिखित सामग्री मिलती है और पढ़ा भी जाता है, उसे कहते हैं, देखिए, ऐतिहासिक काल। उसे भारत में ऐतिहासिक काल कहते हैं। भारत में क्या, दुनिया में उसे जो है कि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ताड़पत्र क्या होता है। तो ताड़पत्र क्या होता है, तो ताड़ के पेड़ों के सूखे पत्तों पर लिखे जाने वाला जो लेख हुआ करता था। उस समय कागज़ का आविष्कार नहीं था। हाँ, कागज़ का आविष्कार सबसे पहले चाइना में हुआ था। तो कागज़ का आविष्कार जब भारत में नहीं था, तो ताड़ के सूखे पत्तों पर जो है कि लिखा जाता था। भोजपत्र क्या होता था बच्चों, तो भोज नामक एक पेड़ होता था, उसकी छाल निकाल के उस पर अगर कोई बातें, कोई लिपि या कोई भाषा या किसी भाषा में लिखने का काम होता था, तो वो जो है कि भोजपत्र कहलाता था। ताम्रपत्र किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं कि ताम्रपत्र का मतलब है कि तांबे की प्लेट पर लिखा लेख ताम्रपत्र कहलाता है। ठीक है। इसके बाद शिलालेख किसे कहते हैं, ये प्रश्न आपसे अगर पूछ दिया जाए, तो पत्थर की चट्टानों और स्तंभों पे लिखे जो लेख होते हैं उसको शिलालेख कहते हैं। शिला का मतलब पत्थर, पत्थर पे लिखी जाने वाली बातें, यानी पत्थर की चट्टानों पे जो लिखी जाने वाली चीज़ें थी, उनको जो है कि हम शिलालेख कहते हैं। ठीक है।
अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे प्राचीन लिपि कौन सी थी। तो सबसे प्राचीन लिपि जो है चित्रात्मक लिपि थी। चित्रात्मक लिपि आपको सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है, बाद के समय से भी कुछ चित्रात्मक लिपियाँ मिलती हैं। तो चित्रात्मक लिपि वह लिपि थी जिसी को इसको पढ़ा नहीं गया, लिखा तो गया था लेकिन पढ़ा नहीं गया। अब पढ़ा नहीं गया, जब लिख दिया गया था पढ़ा नहीं गया तो उसको प्रोटो ऐतिहासिक, और जब लिखा गया और पढ़ा भी गया तो उसको ऐतिहासिक, और जब लिखा ही नहीं गया कुछ भी नहीं था तो उसको प्रागैतिहासिक। ठीक है, यही अंतर है ना। हाँ, गुड गुड, शाबाश शाबाश, बने रहना लल्ला। प्राचीन काल में मनुष्य अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करता था। तो चित्रों के माध्यम से चित्र बनाए जाते थे। आप भारत में बहुत सारी गुफाओं को देखे होंगे, एलोरा है, अजंता है, बहुत तमाम गुफाएं हैं जहाँ बहुत तमाम चित्र बने हुए हैं। चित्रों के माध्यम से जो है कि मनुष्य अपनी भावनाओं को व्यक्त करता था। ठीक है, उस समय समाज में जितने भी एक्टिविटी होती थी उन सब के लिए मनुष्य अपने पत्थरों पे, दीवारों पे चित्र बना देता था कि आने वाले समय के लोग इसको समझेंगे और जानेंगे। ठीक है। अच्छा, रोमिन देवी का अभिलेख सबसे इम्पोर्टेंट अभिलेख है। ये किससे संबंधित है? तो अशोक से संबंधित है। रोमिन देवी काफ़ी इम्पोर्टेंट अभिलेख है बच्चों। ये लुम्बिनी में है, लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। जानते हैं यहाँ पे किसी का जन्म हुआ था? भगवान बुद्ध का। ठीक है, याद रखना, बुद्ध से रिलेटेड थे अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म ही अपनाया था। कलिंग वार के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, जहाँ लाखों लोगों का खून बहते देखा उसने, और बौद्ध धर्म अपनाया और कभी भी हिंसा न करने की कसम खाई। ठीक है, ये बात है, शाबाश। रोमन देवी अभिलेख किस भाषा में लिखा गया गुरु? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। अशोक के टाइम पे ब्राह्मी लिपि भाषा थी। हाँ, कमाल बात। अच्छा, ब्राह्मी लिपि को आज किस लिपि से पहचाना जाता है? तो वही ब्राह्मी लिपि विकसित होकर आज देवनागरी लिपि बनी है। ठीक है। हाँ, सिक्कों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो शासक का नाम, समय, उनके समय में कला की स्थिति क्या थी, उसके समय में आर्थिक स्थिति क्या थी, ये सब सिक्कों से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम के सिक्के पर उसे क्या करते हुए दिखाया गया? तो कुमारगुप्त जो है घुड़सवारी करते हुए उसे दिखाया गया है। गुप्त साम्राज्य का जो है कि एक राजा था। इससे क्या पता चलता है कि कुमारगुप्त प्रथम अच्छा घुड़सवार था? इससे यही पता चलता है, और क्या। इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत कौन से हैं? तो इतिहास जानने के पुरातात्विक वही बात है। हाँ, यानी प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहा है। तो अभिलेख, सिक्के और भवन को ही हम जो है इतिहास जानने के ये पुरातात्विक स्रोत वहीं यूज होते हैं जिस समय जो है कि लेखन पद्धति जो है कि डेवलप नहीं हुई थी। कहीं कहीं हो भी गई थी चित्रात्मक टाइप, तो उसको पढ़ा नहीं गया, यानी कि जिसको हम प्रोटो ऐतिहासिक बोले थे। तो प्रागैतिहासिक और प्रोटो ऐतिहासिक के समय की जितने भी जानकारी है वो हम अभिलेख, शिलालेख, सिक्के और भवन से जानकारी प्राप्त करते हैं कि उस समय के लोगों की कंडीशन क्या थी, और उसी आधार पर हमने पूरी इतिहास की बुक लिख दी। तो रोमिन देवी अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण होने के कारण क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्योंकि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है, इसीलिए उसको हम आज रखते हैं। सिक्कों की धातु से क्या पता चलता है? तो आर्थिक स्थिति के बारे में तो बता ही दिया। अब इसके बाद आप देख लीजिए, वेद, रामायण, महाभारत तथा जैन बौद्ध साहित्य को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ये सब धार्मिक साहित्य हैं, चाहे वेद है, चाहे रामायण है, चाहे महाभारत है, चाहे जैन है, चाहे बौद्ध है। ये सब जो साहित्य हैं इन सब को हम धार्मिक साहित्य की श्रेणी में रखते हैं। विदेशी स्रोत के श्रेणी में उनको रखते हैं जो विदेशी यात्री आए थे, भारत के बारे के इतिहास के बारे में लिख के गए। पुरातात्विक स्रोत उन स्रोतों को कहा जाता है जो मिट्टी के अंदर से खुदाई हुई, प्राप्त उनसे जो जानकारियाँ जो इतिहास के रूप में संग्रहित की गई, लिखी गई, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। अभिलेखीय स्रोत उसको कहते हैं जो वही शिलालेखों पे, पत्थरों पे लिखी गई जानकारियाँ थी। ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अर्थशास्त्र के ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के ग्रंथ के लेखक भाई साहब कहाँ गए? अरे भाई, कौटिल्य और चाणक्य थे। इन्होंने अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा था, राजा बनाने में इसका सब महत्वपूर्ण हाथ था। आप जानते हैं कि नंद वंश के जो प्रतापी राजा थे घनानंद को हरा के, ठीक है, हरवाया किसने? कौटिल्य ने, चाणक्य ने। किससे हरवाया? चंद्रगुप्त मौर्य से। और अर्थशास्त्र लिखी थी। अर्थशास्त्र में जो है कि उस समय के राजा के प्रशासन के बारे में, कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन कैसा होगा, कैसा राजा है, उस सब के बारे में जानकारी। राज तरंगड़ी किसके द्वारा लिखी गई? तो कल्हड़ एक बहुत बड़े विद्वान थे, इनके द्वारा राज तरंगड़ी लिखी गई। ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। एक राज तरंगड़ी आप पढ़ेंगे तो आपको कश्मीर के इतिहास की जानकारी प्राप्त होगी। मेगास्थनीज द्वारा लिखित ग्रंथ जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन करता है, वही
मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा था और उसने भी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन किया। आप सोचिए कौटिल्य का, चाणक्य का जो है कि अर्थशास्त्र भी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का वर्णन कर रहा है, शासन प्रशासन का। इंडिका भी कर रही है। ये विदेशी यात्री थे। चीन यात्री के बारे में आप जानते हैं, फाहियान और युआन चुआंग भारत क्यों आए थे? तो ये सब बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। यानी बुद्ध धर्म एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म हुआ करता था। लोग बौद्ध धर्म को समझने, जानने, अध्ययन करने बौद्ध में नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों में पढ़ने आते थे। यानी कि बुद्ध धर्म एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म था। ठीक है। फाहियान का यात्रा वृत्तांत यानी कि उसकी जो पुस्तक है, उसकी जो पूरी यात्रा है, उसकी जानकारी है, वो क्या कहलाता है? तो फाक्यूकी कहलाता है। अरे यार पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट है कि युआन चुआंग का यात्रा वृत्तांत क्या कहलाता है? तो सीयूकी कहलाती है। ये दोनों कंफ्यूज ना होना। युआन चुआंग की यात्रा वृत्तांत और फाहियान का यात्रा वृत्तांत में अंतर है। ठीक है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है, घनचक्कर करा देगा। सारनाथ स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित आपका सारनाथ स्तूप है। सारनाथ स्तूप यदि आप गए हो तो बुद्ध भगवान से रिलेटेड ये सारी बातें यानी बुद्ध धर्म से रिलेटेड है। ये आप देखिए थोड़ी सी जानकारी छोटी सी कि धार्मिक साहित्य में क्या क्या आते हैं। तो ये जो है रिलीजियस लिटरेचर में वेद, रामायण, महाभारत और जैन बौद्ध आते हैं। धर्मेतर साहित्य की जो है कि बात कर लिया जाए कि जो धर्म के अलावा साहित्य थे वो क्या थे? अर्थशास्त्र था, राजतरंगड़ी थी। अब विदेशी यात्रियों से रिलेटेड कुछ बुक्स लिखी गई थी। उस बुक्स से हम अपने इतिहास को लिखे हैं। उसमें मेगास्थनीज इंडिका है, फाहियान की जो है ये कुओ की है, वेनसॉन की सीयू की है, याद रखना। इतिहासकारों के बारे में कहा जाता है कि इतिहासकार आर्थिक स्थिति की जानकारी किस आधार पर प्राप्त करते थे? तो वही आर्थिक स्थिति किसी भी राज्य की कैसी देखी जाएगी कि वहाँ की कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प, व्यापार, नाप तोल, लेन देन ये सब कैसा है, इस आधार पर देखते थे। सामाजिक स्थिति की जानकारी किस आधार पर मिलती है? सामाजिक स्थिति की जानकारी बच्चों किसी भी समाज के घर परिवार, स्त्री की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्यौहार, मेले इत्यादि के आधार पर हम किसी भी समाज के सामाजिक स्थिति की जो है कि जानकारी प्राप्त करते हैं। घर परिवार, स्त्रियों की दशा हमेशा जो है कि याद रखना, इतिहास में स्त्रियों की दशा किस काल में किस समाज में कैसी थी, इस बात को हमेशा नोट करना। शिक्षा कैसी थी, खान पान, वेशभूषा कैसा था, मनोरंजन कैसा था। राजनीतिक स्थिति की जानकारी किस आधार पर मिलती है? तो बस ये देखा जाता है कि राजा, प्रजा, प्रशासन और सुरक्षा और सैन्य व्यवस्था वो कैसा रखता है, इस आधार पे हम रखते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति का किस आधार पे हम वर्णन जानते हैं? तो देखते हैं कि उस राजा के समय या उस समय में, उस कालखंड में किस प्रकार का ज्ञान विज्ञान रहा, मान्यताएं रहे, धार्मिक विश्वास रहा, किस प्रकार के देवी देवताओं का पूजा पाठ किया जाता था। इतिहास हमें क्या सिखाता है बच्चों? तो इतिहास हमें सिखाता है कि आप अतीत की घटनाओं यानी पुरानी घटनाओं से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लें और समरसता और शांति बढ़ाना, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। अच्छा, नीचे दिया है कि टीले की खुदाई का निचला स्तर कैसा होता था? तो सबसे पुराना होता है। ये मान लो ना बच्चा, कोई टीला है, टीले की खुदाई का सबसे निचला स्तर पुराना है, उससे नया, उससे नया, उससे नया, सबसे नया ऊपर टीले पे मिलता था, तो सबसे पुराना होता था। टीले की खुदाई से क्या पता चलता था कि कौन पहले कौन बाद में? बीसी का अर्थ क्या है? बीसी का अर्थ है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व के पहले, यानी ईसा के जन्म से पहले की जो कहानी है उसको जो है कि बीसी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, ईसा मसीह कौन थे? तो ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे। ठीक है बेटा। एडी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो एडी को हिंदी में एनो डोमिनी कहते हैं, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। अभिलेख किसे कहते हैं? तो अभिलेख हमने बताया कि पत्थर या ताम्रपत्र पर लिखा हुआ कोई लेख ही अभिलेख कहलाता था। तो राजा अपना पत्थरों पे जो है कि लेख वगैरह लिखवा देते थे ताकि उनकी पूरी प्रजा देखे और हर जगह, जैसे आजकल जो है कि कोई भी इनॉग्रेशन होता है, रोड, सड़क, पुलिया, नाली, नूला का, तो हर जगह जो है देखेंगे तो जिस पार्टी की सरकार रहती है अपना अभिलेख लगवाती है, टंगवाती है, लागत लिखती है, तमाम। स्तूप का क्या अर्थ था? तो स्तूप का मतलब वही अर्थ था जहाँ बुद्ध और उनके अनुयायी कुछ अवशेष रख के एक टीला बना देते थे। पूरा स्थलों से हमें क्या प्राप्त होता है? तो पूरा प्राचीन स्थलों से हमें बच्चों प्राचीन औजार, बर्तन, सिक्के और मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है। महाभारत के बारे में कथन क्या है? तो यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें
तो कोई बताने की बात है नहीं। और ये है कि विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, तो लंदन ब्रिटिश संग्रहालय, जो आपको लंदन में दिखेगा। सबसे पुरानी चीज़ें आप इस संग्रहालय में घूमने जाएंगे तो आपको पता चलेगा। फिर है आपका विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय हो ही गया। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन माने जाते हैं, तो अलेक्जेंडर कनिंघम माने जाते हैं भारतीय पुरातत्व के जनक। अब ये क्लास आपको कैसी लगी, फीडबैक ज़रूर दें। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।